नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम में देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम बात करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आपातकाल की। चूंकि आज आपातकाल की बरसी है, आपातकाल की बरसी को भारतीय जनता पार्टी इस दिन को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाती है। और एक बार फिर से पीएम मोदी से लेकर सीएम नायब सिंह सैनी तक बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन दिनों को याद किया और आपातकाल को गंभीर पाप का कलंक पीएम मोदी ने बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता भी इसी तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाते रहे हैं। इसी मुद्दे पर देखिए रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की आधी रात को ठीक 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा। नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, आवाज उठाने वालों को जेलों में ठूस दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लगाया था। यह काला दौर 21 महीने तक चला और इस दौरान हजारों लोग जेल में रहे। इस दिन को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर एक बार फिर से पीएम मोदी ने हैशटैग संविधान हत्या दिवस के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जब सत्ता के अहंकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश पर आपातकाल थोपकर संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था, लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। ये कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम किए, कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता को लेकर सवाल खड़े किए। विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। पूरे विपक्ष के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान है उसको किस तरह से एब्यूज किया गया। टुडे इज द टाइम टू रिकॉल एज टू हाउ वाइल इम्पोजिंग इमरजेंसी ऑल द साइन पोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, द इंस्टीट्यूशंस वे आर ब्रूटलाइज्ड बाय देन कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। आपको मालूम है कि इमरजेंसी लगाने का जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट की सहमति नहीं थी। रात के अंधेरे में फखरुद्दीन अली अहमद तत्काल राष्ट्रपति से दबाव देकर साइन कराया गया और सुबह 6 बजे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। लेकिन वहीं पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार को लेकर भी इसी तरह की बातें कही जाती रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का यह आरोप है कि पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्रियों तक को जेलों में डालना और चुनाव से पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? इतना ही नहीं, कांग्रेस समेत विपक्षी नेता लगातार संविधान और लोकतंत्र पर हमले के आरोप मोदी सरकार पर लगाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है,
और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधाराएं, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। बहरहाल आपातकाल की बरसी के मौके पर आपातकाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वो दौर बुरा था, वो समय बुरा था, वो लोकतंत्र की हत्या थी, या आज के समय में आरोप जो लगाए जा रहे हैं अघोषित आपातकाल के, संविधान पर हमले के, उनमें कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत गुरुग्राम में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी नवाचार को लेकर भारत का विजन दुनिया के सामने रखा। इस दौरान स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी शुरुआत की गई, जिसे भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव कल्याण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा के बिना विकास के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। मनोहर लाल ने बताया कि भारत तेजी से आधुनिक और डिजिटल ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह अभियान और तेज होगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने के साथ बिजली वितरण व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी। मनोहर लाल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 3 प्रमुख प्राथमिकताओं ऊर्जा, सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा तकनीक और नवाचार पर केंद्रित है। उन्होंने सदस्य देशों से ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। Our installed power capacity has more than doubled over the past decade to about 540 gigawatts, with non-fossil fuel sources accounting for more than half of the installed capacity. This capacity is projected to reach nearly 900 gigawatts by 2032, with the share of non-fossil capacity rising to nearly 65%. India's solar capacity has grown from about 3 gigawatts in 2014 to more than 154 gigawatts today, an extraordinary increase of over 50 times. This transformation reflects one of the world's fastest clean energy expansions. Through initiatives such as PM Surya Ghar Mufat Bijli Yojana, India is also advancing a new model of energy participation. Guided by the vision of our Honorable Prime Minister and the BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future-ready, technologically advanced, environmentally sustainable and people-centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is, energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. Excellencies, India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थापित बिजली क्षमता दोगुनी से अधिक हुई। भारत की स्थापित बिजली क्षमता तकरीबन 540 गीगावाट तक पहुंच गई। इसमें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2032 तक ये क्षमता 900 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसमें 65% हिस्सा नॉन फॉसिल स्रोतों का होगा। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के लगभग 3 गीगावाट से बढ़कर 154 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। साथ ही देश लगभग 100 गीगावाट पंप स्टोरेज और 80 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की इस बैठक के जरिए भारत ने एक बार फिर स्वच्छ, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नई दिशा देने का संदेश भी दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चरत गांव में पेयजल संकट को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब समाधान की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही हैं। धरना कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर गांव के पानी की समस्या और उन्हें हालिया घटनाक्रम से अवगत कराया। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में ग्रामीणों की मांगों और अस्थायी जल व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। चिनोद गांव के पानी विवाद को लेकर धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में हुई इस बैठक के दौरान कमेटी ने गांव में पेयजल संकट, भाखड़ा लाइन से जुड़े विवाद और ग्रामीणों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। धरना कमेटी के सदस्यों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और पूरे मामले पर सकारात्मक चर्चा की। प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की ओर से समाधान को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में उम्मीद जगी है। लगभग 1 घंटा वार्ता चली। मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छे से हमारी बातें सुनी। मुख्यमंत्री अच्छे मूड में थे। हमारे को उम्मीद थी कि आज ही मुख्यमंत्री हमारी मांगे मान लेंगे, लेकिन उनने हमारे को थोड़ा बहुत समझाया है, भाई ऐसे ऐसे आप गांव से सलाह कर लो। हमने कहा है भाई हम गांव में जाके सलाह करके डीसी साहब के और एसपी साहब के माध्यम से आपको बता देंगे जो भी बात होगी। तो यही बातें हुई हैं भाई। वो हमारे को हमारी डिमांड पूछी तो हमने अपनी डिमांड बताई कि 80 से जो राजली की तरफ एक लाइन जा रही है 36 इंच की, और हम ये चाहते हैं कि 36 इंच की लाइन जो 80 से हमारे गांव चैनत तक तो दबगी और हमारे गांव से नहर तक दबनी बाकी है। हम ये चाहते हैं कि जो 36 इंच की लाइन हमारे गांव से आगे दबनी है उसका साइज 42 इंच करके 42 इंच की लाइन नहर तक दब जाएगी। हमारे गांव को 42 इंच में से 6 इंच का कनेक्शन देके 36 इंच जो शहर के भाइयों का पानी है वो आगे ऐसे कैसा चला जाए। तो हमारे को 6 इंची पानी चाहिए। वो हम ये डिमांड करी मुख्यमंत्री साहब से। तो मुख्यमंत्री साहब बोले भाई ये तो अमृत 2 योजना की स्कीम है। तो हमने कहा अमृत 2 की तो योजना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं 36 इंच है उसको 42 साइज बढ़ा दे पाइप का। वो बोले अलग से लाइन दे देंगे। अलग से लाइन से हम इसलिए डर रहे हैं कि अलग लाइन में चोरियां होती हैं पानी की, क्योंकि खेतों से गुजर के आती है। वहीं मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि गांव को हर हाल में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और भाखड़ा नहर से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी तरह की बहकावे में न आने की अपील की। जो चांदत का जो इशू है, इसके अंदर पहले दिन से ही बड़ी क्लियर बात हमने रखी थी। माननीय हमारे विधायक जी भाणा जी, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया। माननीय सीएम साहब की तरफ से भी यही आदेश थे कि चांदत को पूरा पानी दिया जाएगा, पानी के कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट का संकल्प है इस बात के लिए। इस बात के लिए हम निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि कहीं भी पानी की दिक्कत परेशानी ना हो, और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात चांदत के पाइपलाइन जाने की बात है, क्योंकि वो अमृत योजना का पैसा है। 2 तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है प्रदेश के अंदर दिया जाता है। ये खासकर जो पानी को लेकर के, एक तो जो अमृत योजना है उसके तहत तो पहले अमृत 1 था और अमृत 2 है। ये जो शहरी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो था उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसको पानी देने का काम करते हैं, और अभी जो 2028 तक बढ़ा भी दिया गया जल जीवन मिशन भी, उसके अंदर भी और इस अमृत योजना के तहत भी हमारा जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है, 40% स्टेट की तरफ से जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से ये कार्य जो होते हैं। अगर हम इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी देते हैं तो फिर वो पॉलिसी के अंदर नहीं आता। फिर वो जो है हमारा जो पानी जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो स्टेट को फिर मिल नहीं पाता। और उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है, वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है, उस टाइम होती है। अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके
मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे, और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चैनल के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था। बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गांव में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास कार्यों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, आपने कहा गांव को पानी देंगे और उसके लिए जो जो भी व्यवस्था करनी है वो सारी व्यवस्था करके देंगे। गांव को पीने के पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जब गांव को 1 करोड़ रुपये डेवलपमेंट के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, गांव के विकास में भी किसी तरह का कोई कमी नहीं रहेगी। हर काम गांव को करके दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में भाखड़ा लाइन से जुड़े वाटर कनेक्शन को हटाने की कार्रवाई के बाद गांव में विवाद बढ़ गया था, जिसके विरोध में ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ हुई इस वार्ता के बाद समाधान की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस अहम बैठक के बाद सभी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा और लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर अपने संवेदनशील कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा बबैन रोड पर सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को देखकर सीएम ने अपना काफिला रुकवाया, तत्काल मदद पहुंचाई। मुख्यमंत्री सैनी ने न सिर्फ घायलों का हाल जाना बल्कि अपने काफिले में मौजूद एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भी भिजवाया। सीएम सैनी की दरियादिली फिर सामने आई। मुख्यमंत्री की इंसानियत, काफिला रुकवा कर की मदद। सड़क पर घायल युवकों के लिए फरिश्ता बने सीएम नायब सैनी। सीएम नायब सैनी की मदद से घायलों को मिला जीवन दान। सत्ता से पहले संवेदना, सीएम नायब सैनी की मानवीय पहल। सड़क हादसा देखकर रुके मुख्यमंत्री, खुद मोर्चा संभाला। दरियादिली का उदाहरण, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से बावेन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल हादसे में घायल 2 युवक दिखाई दिए। घायलों को देखकर मुख्यमंत्री ने तुरंत अपना वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा कर्मी और अपने निजी चिकित्सक को प्राथमिक उपचार देने के निर्देश दिए। इसके बाद काफिले के साथ चल रही एम्बुलेंस में दोनों घायलों को अस्पताल रवाना किया गया। ये तस्वीर उस सादगी और दरियादिली की है जो सूबे के मुखिया ने पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घायलों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हादसे में घायल युवकों की पहचान गांव बीड़ कलवा निवासी 27 वर्षीय अमित और गांव सूरजगढ़ निवासी 30 वर्षीय रजत कुमार के रूप में हुई है। दोनों का इलाज शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि सड़क पर किसी को घायल अवस्था में देखना बेहद पीड़ादायक होता है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भी जरूरतमंद की मदद करना सबसे पहला कर्तव्य है। सीएम ने बताया कि सरकार ने विधायकों, सांसदों और अधिकारियों को काफिले के साथ एम्बुलेंस रखने के निर्देश दिए हैं ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि सड़क हादसे की स्थिति में गोल्डन आवर के दौरान घायल को अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुरक्षित सड़क नीति के तहत घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को सरकार प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करती है। ऐसे में सीएम नायब सैनी की इस पहल और मानवीय संवेदनशीलता की इलाके में खूब सराहना हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की समय पर मदद कर सीएम नायब सिंह सैनी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आपात स्थिति में त्वरित सहायता किसी की जिंदगी बचा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कहते हैं खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन करनाल में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इस भरोसे को झकझोर दिया। यहाँ पैसों के विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की जान ले ली। आरोप है कि नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर आरोपी ने कांच की बोतल से अपने भाई के गले पर वार किया। भाई जो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है, भाई जो परिवार की सबसे मजबूत कड़ी होता है,
लेकिन एक भाई ही बन गया अपने ही भाई का कातिल। कांच की बोतल और गले पर वार, खत्म हो गई जिंदगी। आखिर क्यों हुआ रिश्तों का कत्ल? जिस भाई के साथ बचपन बीता, जिसके साथ हर सुख दुख बांटा, उसी भाई के गले पर टूट पड़ी कांच की बोतल। जी हाँ, करनाल में खून के रिश्ते इस तरह से तार तार हुए हैं। आखिर कैसे एक भाई बन गया दूसरे भाई का दुश्मन? सेक्टर 32-33 थाना क्षेत्र में घर के अंदर हुए विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उसके सगे भाई कपिल पर लगा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। कमल नाम के लड़के की हत्या हुई है कांच की बोतल मारकर। तो इस सूचना पर हम आए थे, अभी मौका देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ इनके पिताजी ने दरखास्त दी है और जिस पर हमने FIR दर्ज की है। तो क्या नशा करने का आदी था? ये दो सगे भाई हैं, कपिल और कमल। ये कपिल ने अपने भाई को गले में बोतल मार दी है। तो शादीशुदा है? हाँ, कपिल शादीशुदा है। पुलिस के अनुसार आरोपी कपिल नशे का आदी बताया जा रहा है। आरोप इस मामले में ये है कि वो अपने भाई से पैसे मांग रहा था। जब पैसे देने से इनकार किया तो गुस्से में उसने कांच की बोतल से कमल के गले पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल कमल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के वक्त दोनों भाइयों की मां भी घर में मौजूद थी। ऐसे में जरा सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी जब एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या नशा जरूरी है या खून का रिश्ता? क्योंकि मां घर में थी, दो बेटे आमने सामने थे और कुछ ही पलों में बहस खूनी संघर्ष में बदल गई और मां की आंखों के सामने उजड़ गया उसका पूरा परिवार। एक बेटा मौत के आगोश में, दूसरा बेटा फरार है। हालांकि पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि आरोपी कपिल वारदात के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नशा और पैसे की लालच किस तरह परिवारों को तबाह कर रही है। यदि देखा जाए तो एक ही घर में पले बड़े दो भाई, लेकिन पैसों और नशे के विवाद ने रिश्ते की हर मर्यादा तोड़ दी है। करनाल की ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक सवाल है, क्या अब खून के रिश्तों से भी ज्यादा बड़ी कीमत पैसे और नशे की हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के डेहा बस्ती में एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब घर में सो रही दो बच्चियों के ऊपर कमरे की छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में दोनों बच्चियां घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान काफी पुराना और जर्जर है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी मरम्मत नहीं करवा सके। अब परिवार सरकार और प्रशासन से मदद की मांग कर रहा है। पिहोवा की डेहा बस्ती में देर रात अचानक कमरे की छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। उस समय कमरे में दो बच्चियां सो रही थी। प्लास्टर सीधे उनके ऊपर आ गिरा, जिससे दोनों घायल हो गयी। हादसे की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत बच्चियों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। हालांकि हादसे के बाद पूरे परिवार में डर और चिंता का माहौल है। किस तरह क्या बात हुई? दिन सोई पड़ी थी, पता नहीं है इनके ऊपर लैंटर गिर गया। तो लॉन्टर गिर गया, बट इनको सनी आई आ कि बेहोश हो गए हैं। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए इनको उठा के। तो कौन सा, कहाँ का मामला, कहाँ के रहते हैं आप? आप पेबे के रहने वाले हैं जी। कौन सा वार्ड है जी? 6 बाड़ कहता, 11 बाड़ कहते हैं इसको, 6 बाड़ कहते हैं। डेहा बस्ती है? हाँ, डेहा बस्ती। तो आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? जी मैं तो विधवा हूँ, मैं तो मेरे एक लड़का मेरा उल्टा नस्लवाड़ा है मेरा तो जी। मैं कहाँ से आऊंगी घर? तो मदद की मांग करते सरकार? अम्मा घर चाहिए हमारे को, घर बन जाए हमारा बस। इसमें गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस तरह से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, उससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। पीड़ित विधवा महिला ने प्रशासन और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि मकान की मरम्मत करवाई जा सके और परिवार सुरक्षित माहौल में रह सके। फिलहाल दोनों बच्चियों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं परिवार प्रशासन से राहत और सुरक्षित आवास की उम्मीद लगाए बैठा है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।